वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग जेई मेगा टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोल रखा है कि कोई पार्टिकल एक सर्कल पे मूव करता है जिसका रेडियस दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू दिया हुआ है मुझे 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड देंगे, मीटर में कन्वर्ट होगा तो 25/100 मतलब 1/4 मीटर ऐसा। और दे रखा है फ्रीक्वेंसी 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। बोल सकते हैं हम लोग एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा दे रखा है 2 RPS, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो पहले ओमेगा को हम लोग एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड में बदलेंगे। तो रिवॉल्यूशन को रेडियन में बदलने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ से ओमेगा हो जाएगा 2 × 2 पाई मीन्स 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। अभी मुझे एस्लेशन निकालना है पार्टिकल, मतलब मुझे सेंट्रीपिटल एस्लेशन निकालना है, केंद्रगामी प्रवेग, क्योंकि सर्कल पे घूम रहा है। तो जो एस्लेशन आएगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा की जगह पे हम लोग रखेंगे 4 पाई, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर। आर की जगह पे 1/4 मीटर। यहाँ से 4 से 16 काट दोगे तो एस्लेशन जो आएगा वो होगा 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में वो रखा है कि कोई पार्टिकल एक सर्कल पे मूव करता है जिसका रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो 0.05 मीटर। और टाइम पीरियड दे रखा है टी इक्वल टू दिया हुआ है 0.2 पाई सेकेंड। तो हम लोग उसका एंगुलर स्पीड ओमेगा निकाल लेंगे। तो होता है 2 पाई/टी। तो यहाँ से टी का वैल्यू डाल देना है 0.2 पाई। हो जाएगा 2 पाई/0.2 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, ये आएगा 10 रेडियन पर सेकंड। अब एक्सलेशन निकालना है तो बोलेंगे होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा की जगह पर रख देंगे 10, स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू आर। आर का वैल्यू 0.05। तो हो जाएगा एक्सलेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है कि किसी इलेक्ट्रिक फैन के ब्लेड की लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर है। एक्सिस, फैन के एक्सिस। और फैन जो है रोटेट कर रहा है 1200 RPM से। मतलब उसका जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ओमेगा वो 1200 रिवॉल्यूशन पर मीटर। पहले इसको हम लोग ओमेगा को एसआई यूनिट में बदलेंगे। एसआई यूनिट में बदलने के लिए रिवॉल्यूशन को रेडियन में बदलने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से, ऐसे रेडियन पर सेकंड। हमारा कट जाएगा 20 बार में, तो ओमेगा यहाँ से आ जाएगा 40 पाई रेडियन पर सेकंड। अभी तुमको बोला है कि जो ब्लेड का टिप है उसका एसलेशन क्या होगा।
तो क्वेश्चन में दे रखा है कि टिप जो है, ब्लेड का जो टिप है वो एक्सिस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब यहाँ पे हम लोग आर इक्वल टू बोलेंगे 30 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 0.3 मीटर। एसलेशन लिखना है तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा की जगह पे डाल देंगे 40 पाई, 40 पाई स्क्वायर इंटू आर की जगह पे 0.3। कैलकुलेशन के बाद ये आएगा 4740 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बोलेंगे बी करेक्ट होगा। फोर्थ वाला देखो। फोर्थ वाले में बोला है कि किसी बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है। तो थ्योरेटिकल है, एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर वेलोसिटी एलोंग द एक्सिस होते, एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस के डायरेक्शन में होते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। फिफ्थ वाला देखो। फिफ्थ वाले में बोल रखा है कि कोई एरोप्लेन जो है हॉरिजेंटली फ्लाई कर रहा है 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1960 मीटर की हाइट पे। ऐसा है तो ये हम लोग बोले ये मेरा ग्राउंड है, जहाँ पे एरोप्लेन ऐसे फ्लाई कर रहा है डायरेक्शन में। स्पीड दे रखा है 600 किलोमीटर पर आवर। पहले इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। ये हो जाएगा 600 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन कर लेना। हाइट दे रखा है एच का वैल्यू 90 मीटर ऐसा। अभी बोला कि एरोप्लेन से कोई एक बॉम्ब को रिलीज किया गया, तो बॉम्ब ग्राउंड पे कहाँ पे जाके टकराएगा ऐसे। मान लो बॉम्ब यहाँ पे आकर टकराया, तो जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो कितना होगा, मतलब मुझसे रेंज पूछा है बेसिकली। आर, समक्षितिज अवधि आर पूछा है। तो हम लोग पहले टाइम निकाल लेंगे कि बॉम्ब को जमीन पे आने में टाइम कितना लगेगा। टाइम के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, टी इक्वल टू √2h/g। एच की जगह पे दिया हुआ है 1960, तो एच की जगह पे लिख देना 1960। सी की जगह पे लिख देना 9.8। तो टाइम आ जाएगा। अब जो मुझे हॉरिजेंटल डिस्टेंस समक्षितिज अवधि निकालना है, ये हो जाएगा U/T। तो एच का वैल्यू रखने के बाद टी मिल जाएगा। यू ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदल लिए हैं। तो यू गुना टी करोगे तो आर आ जाएगा, और आर का वैल्यू कैलकुलेशन के बाद जो आएगा 3.33 किलोमीटर। बोलेंगे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा। सिक्स वाला देखो। सिक्स वाला में भी ऐसा ही बोल रखा है कि एक कोई एरोप्लेन जो है ओरिजेंटल डायरेक्शन में 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर रहा था। तो ये हुआ मेरा एरोप्लेन जो ऐसे फ्लाई कर रहा है 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। एक ग्राउंड से 396.9 मीटर की ऊंचाई पे, मतलब एच का वैल्यू दिया हुआ है 396.9।
अब ये फूड का पैकेट, खाने का पैकेट रिलीज गिराता है, तो खाने का पैकेट जमीन पे कितने टाइम बाद और कहाँ पे गिरेगा वो बताना, मतलब आर और टी बताना है। तो पहले जो यू दिया हुआ है 720 किलोमीटर पर आवर, उसको हम लोग पहले मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट में बदलेंगे। एसआई यूनिट में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई गुना करते हैं, तो ये आ जाएगा 200 मीटर पर सेकंड ऐसा। मतलब यू हम लोग मीटर पर सेकंड में बोलेंगे 200 मीटर पर सेकंड। टाइम अगर निकालना है कितने टाइम बाद वो ग्राउंड पे आएगा, तो टी के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, टी इक्वल टू √2 h/g। एच के जगह पे रख देना 396.9, जी की जगह पे 9.8। तो कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 9 सेकंड। अब मुझे रेंज अवधि निकालनी है, तो रेंज होता है यू इंटू टी। यू का वैल्यू 200, टी का वैल्यू 9 आया, तो 200 इंटू 9 करोगे तो 1800 मीटर। तो बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 वाले में बोला है कि कोई फाइटर जेट ओरिजेंटल डायरेक्शन में 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्लाई कर रहा था। तो हम लोग बोले कि ये फाइटर जेट है, ये ऐसे फ्लाई कर रहा है 200 मीटर पर सेकंड, कुछ ऊंचाई पे होगा ऐसा, जमीन से कुछ। अब जमीन से एक बुलेट फायर करते हैं गन से, बंदूक से बुलेट फायर करते हैं ताकि वो इस जेट को जाके लगे, हिट करे। तो बुलेट का स्पीड दे रखा है कि 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थीटा एंगल पे ऐसे फायर करते हैं। तो बोला कि थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, किस एंगल पे फायर करेंगे ताकि बुलेट इस फाइटर जेट को जाके स्ट्राइक करेगा, इसको जाके हिट करेगा। देखो अभी जब बुलेट फायर किया गया, तो अभी फाइटर जेट इसके जस्ट ऊपर था। कुछ टाइम बाद ये जेट आगे चल के यहाँ पे आ जाएगा और बुलेट ऐसे आके इसको हिट करेगा। अगर बुलेट को हिट करना है तो उस टाइम तक बुलेट का हॉरिजेंटल डिस्टेंस, समक्षितिज वाला अंतर, और इस विमान का समक्षितिज वाला अंतर समान होना चाहिए। ये तभी इक्वल होगा जब बुलेट का समक्षितिज वाला वेग का घटक, मतलब बुलेट का हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, विमान के हॉरिजेंटल वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो बुलेट का हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा 400 कॉस थीटा, क्योंकि थीटा एंगल पे फायर किया गया था। ये इक्वल होना चाहिए जेट के हॉरिजेंटल वेलोसिटी के साथ, तभी बुलेट हिट कर पाएगा। तो बोलेंगे 400 कॉस थीटा इक्वल टू 200, यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 200/400 काटोगे तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। 8 वाला देखो, 8 वाले में किसी फुटबॉल को किक किया गया, वो
चार अलग अलग रास्ते फॉलो करता है। 1 2 3 4 दिखा रहा है, देखोगे कि चारों केस में ऊंचाई जो है, हाइट समान है। ऊंचाई समान है तो हमने बताया था कि ये चीज इक्वल टू होता है ऐसा, 2 u y/g। अगर चारों केस में ऊंचाई समान है, इसका मतलब कि चारों केस में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेग का सिरोलंब वाला घटक समान होगा। और वेग का सिरोलंब वाला घटक समान होगा तो जो उड़ान समय टाइम ऑफ फ्लाइट होता था, 2 u y/g, सॉरी, देखो देखो इसमें क्या है कि एट वाले क्वेश्चन में देखोगे तो एक फुटबॉल को 4 बार किक किया गया, वो चार अलग अलग रास्ते फॉलो करता है, जो दिखा रखा है फिगर में, 1 2 3 4। लेकिन चारों केस में देखोगे, हाइट जो है, चारों की ऊंचाई जो है समान है। और ऊंचाई के लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था ऐसा कुछ, एच इक्वल टू u y² अपॉन 2g होता है ऐसा। अगर ऊंचाई समान है, इसका मतलब u y समान होगा चारों केस में। u y का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब वेग का सिरोलंब वाला घटक। तो चारों केस में ऊंचाई समान है, इसका मतलब वेग का सिरोलंब वाला घटक, वर्टिकल कंपोनेंट, समान होगा। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान, उड़ान समय के लिए मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला 2 u y/g होता है। अगर u y समान है तो टाइम समान होगा, टाइम समान होगा। और रेंज का फॉर्मूला होता था ux/t, ऐसा। अब देखो टाइम समान है, अब जिसका यूएक्स ज्यादा होगा उसका रेंज ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा रेंज फोर्थ वाले का है, तो बोलेंगे फोर्थ वाले का यूएक्स सबसे ज्यादा, फिर थर्ड वाले का, फिर सेकंड वाले का, फिर फर्स्ट वाले का। तो बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से यू स्पीड के साथ ओरिजेंटल से थीटा एंगल पे फेंका गया, ऐसे यू स्पीड से ओरिजेंटल से थीटा एंगल पे फेंका, तो पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे गिरेगा जमीन पे। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ क्या होगा? इसके पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर निकालना है मुझे। देखो, तो मैक्सिमम हाइट पे हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है, वेग, वो एक्स दिशा में होता है, यू कॉस थीटा, ऐसा। और एक्सलेशन जो होता है, प्रवेग, वो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होता है, जी। तो हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि एक्सलेशन, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन इक्वल टू होता है v² अपॉन आर। तो अगर मुझे आर निकालना है तो ये हो जाएगा v² अपॉन एस। और फी की जगह पे मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है वो यू कॉस थीटा, तो फी की जगह पे यू कॉस थीटा डाल देंगे तो हो जाएगा u² cos² थीटा अपॉन जी। तो जो ये रेडियस निकालना है वो हो जाएगा u² cos² थीटा अपॉन जी। बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो होगा करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो। बोला किसी पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड की वेग से ओरिजेंटल के साथ 30 डिग्री एंगल पे फेंक, तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा 1 सेकंड के बाद। पहले इसका टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है 2u sin थीटा अपॉन g। तो u की जगह पर 30 रखना है और थीटा की जगह पे 30 डिग्री हो जाएगा। 2u sin 30 अपॉन जी की जगह पे 10 रख दो। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ से कैलकुलेशन से 2 सेकंड, मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड है। और मुझसे पूछा है 1 सेकंड बाद। हम लोग बोलेंगे ऐसा कि 1 सेकंड बाद ये महत्तम ऊंचाई पे होगा, मैक्सिमम हाइट पे, क्योंकि इसका उड्डयन समय 2 सेकंड है। 2 सेकंड में जमीन से फेंकने के बाद फिर से जमीन पे आ जा रहा है। तो 1 सेकंड पे एक बीच में होगा, बीच में मतलब मैक्सिमम हाइट पे। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा उस टाइम पे इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा वही बताना है। तो मैक्सिमम हाइट पे हम लोग जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और वेलोसिटी जो होता है यू कॉस थीटा। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो जी के बराबर ही होगा, और जी का वैल्यू 10। तो बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में दो फोर्स दिया हुआ है। मान लो फोर्स F1 F2, F1 F2 दोनों का जो सम है मैग्नीट्यूड का, वो 18 है। और उनका जो रिजल्टेंट है, परिणाम है, वो 12 न्यूटन है। हम लोग ऐसे बोल दें, दो फोर्स हैं। ये हो गया इसका परिणाम। परिणाम जो बोला है वो बोला है स्मॉलर, छोटे वाले फोर्स के परपेंडिकुलर। ये हो गया परिणाम जो दिया हुआ है 12 न्यूटन के बराबर। ये हो गया फोर्स F1, जिसको F बोल रहे हैं। तो दूसरा हो जाएगा 18 - F। दो फोर्स है, एक F, एक 18 - F, क्योंकि इनके जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, उसका जोड़ 18 बोला था। एफ और 18 - F को जोड़ोगे तो 18 आएगा। और जो इनका रिजल्टेंट है उसको 12 बोला है। और बोला है रिजल्टेंट जो है एफ के साथ 90 डिग्री, स्मॉलर फोर्स के साथ 90 डिग्री पे है। तो देखो, अगर इस एंगल को हम लोग थीटा ले लें, तो बोलेंगे 18 - F cos थीटा इज इक्वल टू 12, और 18 - F sin थीटा इज इक्वल टू एफ। मतलब हम लोगों ने क्या किया कि इस फोर्स का दो कंपोनेंट लिया। एक 18 - F का दो कंपोनेंट, एक वाई डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन वाला जो वैल्यू है वो रिजल्टेंट 12 के बराबर होना चाहिए, और एक्स डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वो एफ के बराबर होना चाहिए, ऐसा। अब इसको ही इक्वेशन 1 बोल दो, इक्वेशन 2। इसको ही अगर स्क्वायर करके, वर्ग करके अगर जोड़ा जाए, वर्ग करोगे तो
ये ऐसा हो जाएगा 18 माइनस एफ स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 18 माइनस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब 18 माइनस एफ स्क्वायर को कॉमन ले लोगे बाएं साइड में, तो अंदर में आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 18 माइनस एफ स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा प्लस 12 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब इसी समीकरण को हम लोग सोल्व करेंगे तो एफ का वैल्यू मिल जाएगा, और सोल्व करने के बाद एफ जो आएगा 5 न्यूटन। तो हम लोग बोलेंगे जो छोटा वाला बल था वो 5 न्यूटन, और जो बड़ा वाला बल है वो 18 माइनस एफ है। 18 माइनस एफ करोगे तो 18 - 5 करोगे तो 13 न्यूटन। तो जो दोनों बल थे, एक था 5 और एक 13, ऑप्शन जो है हम लोग बोलेंगे चेन्नई करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है, वेक्टर ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो एन गुना है वेक्टर ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड। तो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा बताना है। देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ए माइनस बी का हम लोग पढ़े थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। वही यहाँ पे हम लोग लिख देंगे और दोनों साइड स्क्वायर वर्ग कर देंगे, तो ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। स्क्वायर करने के बाद ये जो रूट था वो हट जाएगा, और इधर करोगे तो एन का स्क्वायर करोगे तो एन स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ऐसा। और इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है, ए और बी का जो वैल्यू है बराबर है, तो ए और बी हम लोग बराबर ही ले लेंगे। उसने बोला है कि ए और बी जो है बराबर है, ए और बी बराबर ले लोगे तो इधर से हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, इधर से हो जाएगा एन स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो दोनों साइड से तो ए स्क्वायर को कॉमन लेके काट दोगे, और कॉस थीटा वाले को एक तरफ करोगे, कॉस थीटा वाले को एक तरफ करने के बाद हो जाएगा ये 1 + एन स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर -1। ऐसा हमने क्या किया कि दोनों साइड से 2a स्क्वायर को कॉमन लेके काट दिया, उसके बाद कॉस थीटा वाले को एक तरफ और एन स्क्वायर वाले बाकी को एक तरफ। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा एन स्क्वायर -1 भागा एन स्क्वायर +1, ऐसा। इसलिए थीटा इक्वल टू बोलेंगे कॉस इनवर्स एन स्क्वायर -1 अपॉन एन स्क्वायर +1। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि दो फोर्स
जिनका मैग्नीट्यूड एक का 2f और एक का 3f है, और थीटा एंगल पे लग रहे हैं। अगर फोर्स क्यू, बल क्यू को डबल किया जाए तो उसका रिजल्ट भी डबल हो जाए, रिजल्टेंट भी डबल हो रहा है, तो थीटा बताना है मुझे। देखो पहले 2f था, 3f था, तो रिजल्टेंट जो होता वो होता आर इजकल टू, हम लोग लिखते अंडर रूट 2f का स्क्वायर करोगे तो 4 स्क्वायर, 3f का करते तो 9f स्क्वायर प्लस 2 गुना 2f गुना 3f इंटू कॉस थीटा, तो लिखते 2f 3f कॉस थीटा। मैंने बस ए प्लस बी वेक्टर का रिजल्ट का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसा। बाद में क्या बोला कि क्यू को डबल कर दिया जाए, मतलब क्यू 3f है, इसको डबल कर दिया जाए तो हो जाएगा 6f। तो अब एक फोर्स हो गया 2f, एक हो गया 6f, इसका रिजल्ट पहले का रिजल्ट का डबल है, तो पहले का रिजल्ट इतना आया, इसका डबल मतलब इंटू 2 कर दो। ये बाद का रिजल्ट हम लोग लिखेंगे, एक 2f और एक 6f हो जाएगा, तो 2f का 4f स्क्वायर प्लस 36f स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4f इंटू 6f इंटू कॉस थीटा, ऐसा। अभी दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो जाएगा 4 इंटू 4f स्क्वायर, वर्ग तो रूट खत्म हो जाएगा, 9f स्क्वायर 12f स्क्वायर कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा 4f स्क्वायर प्लस 36f स्क्वायर प्लस 48f स्क्वायर कॉस थीटा। अभी क्या करना है कि पहले तो एफ स्क्वायर को कॉमन लेके हटा देना है, फिर इसको सोल्व करना है, तो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा, एफ स्क्वायर को काट देने के बाद सोल्व करोगे तो कॉस थीटा इक्वल टू आएगा -1/2, इसलिए हम लोग बोलेंगे थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, तो बोलेंगे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में तुमको बोल रखा है कि फैक्टर ए का कंपोनेंट बी के दिशा में कितना होगा वो बताना है। मतलब मुझसे बोला है ए सदिश का घटक बी के दिशा में कितना होगा, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ये वाला, कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप। तो ए वेक्टर तो दिया हुआ है तुमको 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, डॉट बी कैप होता है बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा आई प्लस 2j प्लस 2k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, के वाले का स्क्वायर, ऐसा। अभी देखो ऊपर में डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आई वाले को आई के साथ करते हैं, आई वाले को आई के साथ गुना करोगे तो 2 हो जाएगा, जे वाले को जे के साथ करोगे तो 6 हो जाएगा, के वाले को के साथ करोगे तो -2 होगा, और नीचे में देखोगे तो 4819 अंडर रूट 9 बाहर निकालोगे तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/3 मतलब 2, तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो। 15 देखो, ई वेक्टर क्यू वेक्टर दिया हुआ है, तुमसे बोला है कि यूनिट वेक्टर लिखो टी क्रॉस
क्यू के डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो हम लोग पी क्रॉस क्यू लिखेंगे। तो पी क्रॉस क्यू के लिए ऐसा टेबल, क्रॉस प्रोडक्ट तो करना सबको आता है, टेबल बना के ऐसा आई जे के, फिर यहाँ पे 3√3 2 4√3 2.5 ऐसा। तो पी क्रॉस क्यू, अब क्रॉस प्रोडक्ट तुम लोग कर लोगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट करना, जो भी रिजल्ट आएगा उसका ही मुझे यूनिट वेक्टर लिखना है, उसका एकम सदिश। तो फिर हम लोग ऐसा करेंगे कि यूनिट वेक्टर जो होगा, वेक्टर भागा मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले क्या करना है, पी क्रॉस क्यू करना है। पी क्रॉस क्यू करोगे तो एक वेक्टर आएगा, एक सदिश आएगा, उसी सदिश का, उसी वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर एकम सदिश चाहिए। तो यूनिट वेक्टर के लिए लिखेंगे वो जो सदिश आया क्रॉस करने के बाद, भागा उसका मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू। तो कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन करने के बाद जो ऑप्शन आएगा वो होगा 1/4√3 i कैप प्लस j कैप -2√3 k कैप। तो इसमें बोला था कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 4। ऑप्शन बोलेंगे कि दिल्ली करेक्ट होगा। 16 देखो, 16 वाले में 3 वेक्टर दिया हुआ है, एक ओ पी, एक ओ क्यू और एक ओ आर, और तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वैल्यू है ए बोला है। तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा वो बताना है मुझे। देखो, तो यहाँ पे देखोगे 3 वेक्टर ऐसा ऐसा, इधर दिया हुआ था ओ क्यू, इधर दिया हुआ था ओ पी, इधर दिया हुआ था ओ आर, तीनों का वैल्यू ए F45 डिग्री। तो पहले ओ पी और ओ क्यू जो 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे है, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो हम लोग पाइथागोरस से बोलेंगे कि 90 डिग्री पे अगर कोई वेक्टर है तो उसका रिजल्ट पाइथागोरस से निकालते हैं, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि दोनों का वैल्यू ए था, ये हो जाता है √2a 45 डिग्री पे। पहले मैं सिर्फ दो का रिजल्ट बता रहा हूँ, ओ पी और ओ क्यू का, जो आता है √2a। अब मुझे रिजल्ट निकालना है इस √2a और a का, और इन दोनों के बीच का एंगल फिर से बोलेंगे हम लोग 90 डिग्री हो गया, क्योंकि F45 पहले से था, और इन दोनों का ओ पी और ओ क्यू का रिजल्ट आया √2a, बीच में आएगा 45 डिग्री। फिर से अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि फिर से 90 डिग्री होगा, तो नेट जो रिजल्ट आएगा हो जाएगा √2a का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा। √2a का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर करोगे तो √3a स्क्वायर, बाहर निकालोगे तो √3a ऐसा। तो एक्स का वैल्यू बोलेंगे √3, x = 3 ऐसा। तो ऑप्शन दिल्ली जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो,
देखो क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 17 में ए बी सी तीन वेक्टर दिया हुआ है और बोला है कि अगर ए डॉट बी क्रॉस जीरो है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बी क्रॉस सी का वैल्यू निकालेंगे। बी क्रॉस सी ऐसा टेबल बना के आई कैप जे कैप के कैप। बी का वैल्यू देखो -143 और सी का देखोगे तो -8 -1 ऐसा। तो इस पी क्रॉस सी यहाँ से टेबल से क्रॉस प्रोडक्ट तो करना आता है सबको। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आएगा 15 आई कैप -21 जे कैप प्लस 33 के कैप ऐसा। ये तुम्हारा बी क्रॉस सी हुआ। अभी वो बोला है कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है जीरो होना चाहिए। तो ए की जगह पे हम लोग लिखेंगे -x आई कैप -6 जे कैप -2 के कैप डॉट बी की जगह पे लिखेंगे 15 आई कैप -21 जे कैप +33 के कैप। इसका वैल्यू जीरो बोला है। तो डॉट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आई वाले को आई के साथ गुना करते हैं, जे वाले को जे के साथ करते हैं और के वाले को के साथ करते हैं। तो यहाँ से करोगे तो हो जाएगा -15x +126 -66 = 0। तो हो जाएगा 15x = 60। इसलिए x = 15 60/15 = 4। तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो होगा वो करेक्ट होगा इसमें। 18th वाले देखो। 18th वाले में दे रखा है कि t = अल्फा x² प्लस बीटा एक्स। बोला रिटार्डेशन क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इधर तो हो जाएगा dt/dx। इधर करोगे तो अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा x² का हो जाएगा 2x, बीटा कांस्टेंट है x का 1 ऐसा। और dt/dx को बोलेंगे 1/v, क्योंकि dx/dt होता था v, ये उसका उल्टा है dt/dx है, तो ये हो जाएगा 1/v। तो बोलेंगे 1/v = 2 अल्फा x प्लस बीटा। इसलिए फी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 अल्फा x प्लस बीटा। ये फी ऐसा है। अभी मुझे निकालना है रिटार्डेशन मतलब ऐसे। ए इक्वल टू हम लोग लिखेंगे dv/dt। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा।
डिफ्रेंशिएट करोगे तो ए यू भागा भी के फॉर्म में हो गया, इसका ही विकलन डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर। ऊपर देखोगे तो ऊपर तो 1 का डिफ्रेंशिएशन करते तो वो तो 0 हो जाता है, तो ये बीच में फिर माइनस साइन 2 अल्फा डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी को हम लोग फी बोलते हैं, और ये 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पी के बराबर था, तो ये हो जाएगा -2 अल्फा पी क्यूब। रिटार्डेशन पूछा था, रिटार्डेशन मतलब माइनस साइन तो पहले लगा देना है, सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड बताना है, तो 2 अल्फा पी क्यूब। ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट होगा इसमें 18th वाले में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 से बोला है कि किसी बिल्डिंग से दो बॉल ए और बी, एक को ऊपर दिशा में और एक को नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम स्पीड से फेंकते हैं, तो जब वो ग्राउंड पे आएंगे, दोनों जब जमीन पे आएंगे तो उनका स्पीड क्या होगा? कहानी ऐसा है कि ये मेरा जमीन है और ये बिल्डिंग से एक बॉल ए को ऊपर की तरफ और दूसरे बॉल को डायरेक्ट नीचे की तरफ फेंकते हैं सेम स्पीड से, मान लो यू से। अभी क्या है कि जब वो जमीन पे आएंगे तो वाई डायरेक्शन में उनका डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए समान होगा, मतलब दोनों ऐसे ही बोलेंगे कि शुरुआत में दोनों छत पे थे, बिल्डिंग के टॉप पे थे, बाद में दोनों जमीन पे आ गए, ई डायरेक्ट आया और ए ऊपर जाके फिर वापस आया, लेकिन शुरुआत वाला बिंदु, इनिशियल पॉइंट वही टॉप, बिल्डिंग का टॉप था, और फाइनल पॉइंट अंतिम वाला बिंदु जमीन है, तो दोनों का जो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, जो हाइट दोनों जो डिक्रीज हुआ दोनों के लिए वो समान हुआ, बिल्डिंग के हाइट के बराबर। इनिशियल स्पीड दोनों का समान था, दोनों पे एक्सलेशन फ्री फॉल वाला समान लगेंगे, इसलिए फाइनल वेलोसिटी भी दोनों का समान होगा, तो बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, थ्योरेटिकल टाइप है जैसे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसमें बोल रखा है कि कोई कार रेस्ट से स्टार्ट होकर शुरू में स्थिर था अचल प्रवेग अल्फा के साथ कुछ समय तक चलता है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से कुछ टाइम तक चलता है ऐसा, तो मैंने बोला कि ये उसका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसा कुछ होगा। पहले स्थिर था तो पहले वेलोसिटी 0, बाद में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो अगर एक्सेलरेशन प्रवेग है तो उसका वेग वेलोसिटी बढ़ेगा, तो ऐसे बढ़ा, कुछ टाइम तक चला, मान लो T1 समय तक चला। T1 के बाद वो ब्रेक अप्लाई किया, फिर रिटार्डेशन हो गया बेटा, और फिर वो फाइनली रेस्ट पे आ गया। तो शुरुआत से अंतिम तक कुल समय टी दिया हुआ था, तो मैंने बोला ये T1 तो यहाँ पे एक्सलेशन का टाइम ही हो गया, तो बाकी का जो बच गया वो T-T1, कुल में से T1 घटा देंगे ऐसा। ठीक है, अभी देखो इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी देखोगे तो यहाँ पे बोलेंगे कि एक्सलेशन अल्फा था, और इस टाइम के लिए हम लोग ऐसा बोलेंगे कि रिटार्डेशन बिटा है, रिटार्डेशन मतलब माइनस बिटा है। इस बिंदु पे अगर वेलोसिटी निकालना होगा तो v इक्वल टू यू प्लस 80,
शुरुआत में वेग उसका 0 था, समय t1, एक्सेलरेशन अल्फा, तो u प्लस अल्फा t1, मतलब अल्फा t1, u तो 0 था तो अल्फा t1 हो जाएगा ऐसा। और इसी को हम लोग मैक्सिमम महत्तम वेलोसिटी बोलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। 0 से लेकर बढ़ता गया अल्फा t1 तक, फिर से घटते घटते फिर से 0। ठीक है, अभी देखो हम लोग नाम ही देते हैं, इस पॉइंट को ओ बोल देते हैं, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं। तो ओ से ए तक एक्सलरेट कर रहा था, प्रवेग था, उसका वेलोसिटी बढ़ रहा था। ए से बी तक प्रति प्रवेग रिटार्डेशन था, वेलोसिटी घट रहा था। तो जब हम लोग ए से बी वाले में देखेंगे तो बोलेंगे कि शुरुआत वाला वेग मतलब ए वाला वेग, ए वाला वेग को बोलेंगे अल्फा t1, अंतिम वाला वेग मतलब बी वाला वेग, उसको बोलेंगे 0। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके लिए अंतिम वाला वेग मतलब बी वाला 0, शुरुआत वाला मतलब ए वाला, इसको बोलेंगे कि अल्फा t1, और एक्सलेशन रिटार्ड माइनस बीटा के बराबर था, और समय यहाँ पे जो लगा t माइनस टी। तो अल्फा t1 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा t1 प्लस बीटा t1 इक्वल टू बीटा टी। तो यहाँ से जो t1 का वैल्यू आएगा हो जाएगा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ऐसा। अभी मुझसे मैक्सिमम वेलोसिटी बोला था कार का, कितना हुआ होगा वी मैक्स, तो दिख रहा है ग्राफ में कि अल्फा t1 के बराबर। तो t1 का वैल्यू मिल गया है, उसमें अल्फा गुना कर देंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ऐसा। तो बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है इसमें करेक्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो। 21 में किसी पार्टिकल का वेलोसिटी दे रखा है, तुमसे बोला है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, इंटरवल 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। इस इंटरवल में, इस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, मुझे डिस्टेंस निकालना है। वेलोसिटी देखोगे तो वेरिएबल है, तो हम लोग डिस्टेंस या अंतर या स्थानांतर के लिए बोलते थे कि संकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ऐसा। सी डी टी, समय 1 सेकंड से 2 सेकंड, तो 1 से 2। टी का वैल्यू दिया हुआ था ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, बी टी 1 से 2, इसी का संकलन करना है। तो ए तो अचल है, संकलन करोगे तो टी का आएगा टी स्क्वायर बाई 2, टी कॉन्स्टेंट है, टी का हो जाएगा टी क्यू, टी स्क्वायर का होगा t³ बाई 3, 1 2। तो पहले हम लोग टी की जगह पे 2 रखेंगे, और टी की जगह पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 8b/3। फिर टी की जगह पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a/2 प्लस b/3, और इसको घटाएंगे तो आंसर आएगा 3/2a प्लस 7/3b। तो बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। बोला है कि एक कार जो है एक बस से 200 मीटर पीछे रुका हुआ है। कार और बस दोनों रुके हुए थे, कार जो था बस वाले से 200 मीटर पीछे। अब दोनों चलना स्टार्ट किए, कार वाले का एक्सेलरेशन 4 है और बस वाले का 2। बोला कार कितने समय बाद बस को, तो
तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सापेक्ष वेग रिलेटिव मोशन से करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट। पहले दोनों रुका हुआ था तो बोलेंगे कि कार का वेलोसिटी बस के रिस्पेक्ट में जीरो। इसको लिखते कार का वेलोसिटी माइनस बस का वेलोसिटी, तो दोनों को जीरो जीरो था तो जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो करते जीरो। फिर प्रवेग रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर देखें कार का बस के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा कार का एक्सेलरेशन 4 माइनस बस का एक्सेलरेशन 2, तो ये घटाओगे तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। एस देखोगे तो 200 मीटर पीछे था, समय निकालना है तो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ है टी स्क्वायर। 200 इक्वल टू यू तो जीरो आया, हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से टू टू कट जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 200, तो टी इक्वल टू बोलेंगे 10√2। बोलेंगे ऑप्शन सी नहीं जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो 23। 23 में बोल रखा है कि कोई पदार्थ, कोई बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो अंतर चल रहा है, वो प्रोपोर्शनल है टी क्यूब का, ऐसा। तो एक्सलेशन प्रवेग और समय का ग्राफ कौन सा होगा बताना। एस दिया हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि फी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो यहाँ से देखोगे, इसलिए फी इज इक्वल टू आएगा, इसका विकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे 3 टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ऐसा। अब एक्सलेशन निकालना होगा तो एक्सलेशन होता है डी वी बाई डी टी। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 6। अब देखो एक्सलेशन जो है वो टाइम के प्रोपोर्शनल है, टी के पावर 1 पे डिपेंड करता है, टी का पावर 1 है, ऐसा। इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो लिनियर होगा, एक्सलेशन टाइम के साथ बढ़ेगा। टी अगर बढ़ाओगे ए का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि ए प्रोपोर्शनल टू 60 है। एक तो बोलेंगे ग्राफ लिनियर होगा, तो लाइन होगा, रेखा। दूसरा एक्सलेशन बढ़ेगा समय के साथ, तो इन दोनों कंडीशन से देखेंगे कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, रेखा और टाइम के साथ बढ़ना चाहिए। 24 देखो, देखो बोला है कोई ट्रेन, ऐसा, जब किसी इलेक्ट्रिक पोल को, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल ऐसे साइड में लगा हुआ है, जब उसको अप्रोच कर रहा था, जब इंजन पोल के पास आया तो ट्रेन का स्पीड यू था, ऐसा। और जब लास्ट बोगी आया, लास्ट डब्बा, ऐसा, तो स्पीड सी हो गया। पहले यू था, बाद में फी हो गया। ट्रेन की लंबाई हम लोग एल अगर लें, मतलब इनी शुरुआत वाला वेग यू, अंतिम वाला फी, अंतर बोलेंगे एल। इंजन से लास्ट डब्बा आते आते जो ट्रेन अंतर चला, डिस्टेंस कवर किया, वो एल लंबाई के बराबर, ऐसा। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे फी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 ए एस, एच की जगह पे एल लिखेंगे, यहाँ से ए का वैल्यू हो जाएगा फी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 एल, ऐसा।
अब बोला है कि जब ट्रेन का बीच वाला वो पोल के पास आएगा, बीच वाला मतलब जहाँ, तो ट्रेन का स्पीड वेलोसिटी क्या हो रहा होगा। जब पहले यू था, बीच वाला आने का मतलब ट्रेन आधा क्रॉस किया होगा, तो कितना डिस्टेंस चला होगा, L/2, लंबाई का आधा। तो अब क्या करेंगे, फिर से वेलोसिटी मान लिए कि कुछ भी फी नोट हो रहा होगा, फिर से फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, फी नोट स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 AS, एक जगह पे तो आ गया है फी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2L, और एस के जगह पे लिखना है L/2, जब ट्रेन आधा क्रॉस करेगा तभी बीच वाला हो गया, आधा मतलब L/2। यहाँ से L L कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो फी नोट स्क्वायर इक्वल टू देखोगे हो जाएगा जो माइनस यू स्क्वायर है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा फी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 प्लस यू स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो फी नोट स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा फी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2, इसलिए फी नोट इक्वल टू बोलेंगे अंडर रूट फी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2। तो बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है वो करेक्ट होगा। 25 देखो, 25 में देखो ये एक पैसेंजर ट्रेन है और एक गुड्स, दोनों का लेंथ दे रखा है 60 मीटर और 120 मीटर, दोनों का स्पीड दिया हुआ है, एक का 80 किलोमीटर पर आवर, एक का 30 किलोमीटर पर आवर। तो बोला है कि टाइम का रेशियो बताना है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और जब सेम डायरेक्शन, देखो जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे एक ही दिशा में, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। जैसे एक ट्रेन को मैंने बोल दिया ट्रेन ए, जो जा रहा था 80 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरे ट्रेन को हम लोग बोल दिए ट्रेन बी, ऐसा 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में दोनों जाएगा तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा हो जाएगा पी ए माइनस वी बी, मतलब 80 - 30, तो 50 किलोमीटर पर आवर। क्रॉस करने में जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो दोनों के लेंथ के सम के बराबर, तो एक का लेंथ 60 मीटर है, एक का 120 है, तो 60 प्लस 120 करोगे तो 180 मीटर। चलो इसको भी हम लोग किलोमीटर में बदल लेते हैं, तो बोलेंगे कि 0.18 किलोमीटर ऐसा। तो जो टाइम लगेगा क्रॉस करने में, टाइम को लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हो जाएगा 0.18/50 ऐसा। सेकेंड केस में जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, देखो 80 - -30, क्योंकि एक का प्लस अगर लिखेंगे तो दूसरे का माइनस, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हो जाएगा 110 किलोमीटर पर आवर। तो इस बार जो टाइम लगेगा क्रॉस करने में वो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस लेंथ के सम के बराबर, और स्पीड 110, तो इतना। इनका ही रेशियो बताना था मुझे, मतलब T1/T2। तो जब हम लोग T1/T2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.18,
0.18 तो कट जाएगा, 110/50 आएगा 2.2। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा।